फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्फा 9 क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आरटीजीएस के बारे में। आज हमारी क्लास है एनईएफटी के बारे में। एनईएफटी के बारे में हर कोई जानता होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग अभी भी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहती है, डाउट्स रहते हैं। तो उन्हीं डाउट्स और कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम अपनी क्लास लेके आए हैं, जिसके बाद आपके मन में कोई किसी भी तरीके का कोई डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। एनईएफटी की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए। अ, चलिए जानते हैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, इसलिए इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम टू ट्रांसफर द फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। आरटीजीएस जो है उसमें मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख की, इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। जनवरी 2020 से पहले एनईएफटी जो है सिर्फ आपकी सुबह 8 बजे से शाम को 6:30 बजे तक, वो भी वर्किंग डेज में, मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल होती थी। सैटरडेज को, जो कि वर्किंग सैटरडेज है, उस पे वो अवेलेबल होती थी आपकी 8 बजे से 12 बजे तक। लेकिन 1 जनवरी 2020 के बाद आरबीआई ने इसे 24/7/365 डेज कर दिया है। सो इट इज़ नाउ अवेलेबल ऑल डेज ऑफ द ईयर्स। तो आप जो है अगर बैंक से कराना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको 10 से 4 बजे तक ही देना पड़ेगा। बट अगर आप जो है घर पे बैठे हैं, अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आप 24/7/365 डेज एनईएफटी कर सकते हैं। नाउ अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो आप सुन रहे हैं अभी इस चैनल को, ठीक है, नहीं जानते होंगे, या फिर 90% लोग उस चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे कि ये जो एनईएफटी है ये उन लोगों के लिए भी अवेलेबल है जिनका कहीं बैंक अकाउंट नहीं है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अगर आपका बैंक खाता नहीं है, ठीक है, तभी भी आप जो है अपना पैसा एनईएफटी के थ्रू जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे बैंक में। लेकिन जो है जिसको पैसा रिसीव होना है उसका अकाउंट होना ज़रूरी है, और वो भी ऐसे बैंक में जो कि एनईएफटी सिस्टम का पार्ट है, जिसकी ब्रांच जो है एनईएफटी एनेबल है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप सिंपली किसी भी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं, ठीक है, अप टू 50,000 इसकी लिमिट है, 50,000। 50,000 से ज़्यादा आप जो है इस इस सिस्टम के थ्रू नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे अगर आपका जो है अकाउंट नहीं है किसी बैंक में। ठीक है, आप 50,000 रुपीज़ कैश डिपॉजिट करके एनईएफटी कर सकते हैं किसी भी मेंबर बैंक में जाके। आपको डिपॉजिट स्लिप भरनी है, आपको 50,000 रुपये जमा करने हैं, आपको डिटेल्स डालनी है, जहाँ भी आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट इसकी मैक्सिमम लिमिट इज़ 50,000। नाउ अब हम जान लेते हैं कि यार एनईएफटी जो है वो, उससे पैसा आप अब्रॉड भेज सकते हैं क्या? आप अब्रॉड सिर्फ और सिर्फ नेपाल भेज सकते हैं। आप ये पैसा नेपाल भेज सकते हैं, वो भी इंडो नेपाल रेमिटेंस के अंडर। इंडो नेपाल रेमिटेंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। अभी तक के लिए आप ये जान लीजिए कि आप जो है एनईएफटी के थ्रू पैसा, वो भी वन वे है, इंडिया से नेपाल भेज सकते हैं, नेपाल से इंडिया आप एनईएफटी के थ्रू पैसा नहीं डाल सकते। ठीक है, और इसके अंदर भी सेम ही है, आप जो है आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है अगर आप पैसा भेज रहे हैं, और ना ही आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है नेपाल में किसी भी बैंक में अगर आप पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, आप सिंपली किसी भी ब्रांच में जो कि इंडो नेपाल रेमिटेंस ऑफ़र कर रही है वहाँ जाइए, पैसा डिपॉजिट करिए, और वो पैसा जो है आपका एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन उसकी भी आपकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 ही रहेगी। ओके, तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि सेटलमेंट ऑफ फंड्स जो है वो कैसे होती है एनईएफटी के केस में। एनईएफटी के केस में जो है वो बैचेस में पैसा सेटल होता है, बैचेस में। ठीक है, जैसे आरटीजीएस में क्या हो रहा था, इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूसली ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस हो रहा था, लेकिन एनईएफटी के केस में ऐसा नहीं होता है, वो बैचेस में ही आपका पैसा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और ये जो बैचेस हैं आपके एक दिन में 48 हाफ आर्ली बेस हाफ आर्ली बैचेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आपका जो फर्स्ट बैच है वो शुरू होता है 12:30 बजे AM, 12:30 AM, और लास्ट बैच जो होता है वो होता है 12 AM ख़त्म। ठीक है जी, तो और ये आधे आधे घंटे में आपकी इसकी सेटलमेंट होती है। इसको हम ठीक से समझते हैं अब, कि मान लीजिए आपने 10:10 पे कोई ट्रांजेक्शन दी है बैंक में। ठीक है, तो जो 10:30 बजे वाला
बैच होगा उसमें आपकी ट्रांज़ैक्शन जो है वो रेमिटिंग बैंक से पैसा जो है वो आपका बेनिफिशियरी बैंक में चला जाएगा। वो होगा 10:30 बजे, ठीक है? अब ये समझिए कि आपके अकाउंट में वो पैसा कब पहुँचेगा? अब 10:30 बजे वो पैसा तो बेनिफिशियरी बैंक में पहुंच गया। अब बेनिफिशियरी बैंक जो है उसके पास मैक्सिमम 2 घंटे होते हैं वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो समझिए आपने 10:10 पे आपने ट्रांजेक्शन दी, ठीक है? 10:15 में बैंक ने वो प्रोसेस कर दी। 10:30 बजे जो है बेनिफिशियरी बैंक के पास वो पैसा पहुंच जाएगा। अब मैक्सिमम उसके पास है 2 घंटे, मतलब 12:30 बजे से पहले पहले जो है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला जाना चाहिए। ठीक है जी। अब ये जान लेते हैं कि भैया क्या-क्या डिटेल्स चाहिए अगर आपको पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करना है अपने बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, ठीक है? तो आपको बेनिफिशियरी का नाम डालना है, ठीक है? बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए, अमाउंट जो भी आपने भेजना है, किस बैंक में भेजना है उसका नाम, ब्रांच का नाम, ठीक है? और आपको चाहिए आईएफएससी कोड, ठीक है जी? तो वैसे तो आपको 4 ही मेन चीज़ें चाहिए होती है, नाम डाल दो, आईएफएससी कोड डाल दो, अकाउंट नंबर डाल दो और पैसा डाल दो, पैसा चला जाएगा। अब देख लेते हैं हम चार्जेस जो भी बैंक लेता है आपसे, ठीक है? एनईएफटी ट्रांज़ैक्शन को प्रोसेस करने के लिए। अप टू 10,000, ठीक है? इस ये भी मैक्सिमम कैप बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? अप टू 10,000 जो है कोई भी ट्रांज़ैक्शन है आपकी एनईएफटी की तो ₹2.5 प्लस में जीएसटी, ठीक है? अब अगर वो 10,000 से 1,00,000 होता है तो उसमें आपके चार्जेस हो जाते हैं ₹5 प्लस में जीएसटी। अगर वो 1,00,000 से 2,00,000 है तो ₹15 प्लस जीएसटी, और अगर आपकी 2,00,000 से अबव की ट्रांजैक्शन है तो आपको ₹25 प्लस में जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है? आरबीआई ने जो है बैंक्स को एडवाइज़ किया हुआ है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर जो है उनसे एनईएफटी अगर वो अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं तो कोई चार्जेस लेवी ना करें। लेकिन ये बैंक की डिस्क्रिशन है अगर वो चार्ज करना चाहता है, लेकिन मैक्सिमम कैप लिमिट यही रहेगी, ₹2.5 से ₹25 तक। अब देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइम रिसिप्ट ऑफ फंड बाय द बेनिफिशियरी क्या है, ठीक है? ये तो मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया कि 2 घंटे में बैच की सेटलमेंट के 2 घंटे के अंदर अंदर वो पैसा जो है आपके अकाउंट में बैंक को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है? अब ये देख लेते हैं कि अगर किसी भी रीज़न से वो पैसा अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मान लीजिए जो रेमिटिंग बैंक है उसने पैसा तो डाल दिया आपका बेनिफिशियरी बैंक में, ठीक है? वो 10:30 वाले बैच में सेटल ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ़ बेनिफिशियरी बैंक में पहुँचेगा। उसके आगे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से पहले मान लीजिए आपका अकाउंट ब्लॉक है, ठीक है? या फिर जो है किसी भी रीज़न से हो सकता है आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया, इनएक्टिव हो गया, बहुत टाइम से आपने उसे यूज़ नहीं किया, वो डोरमेंट हो गया है, ठीक है? अकाउंट क्लोज़ ही हो गया या फिर ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं है, तब वो पैसा जो है कहाँ जाएगा? तो मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अंदर जो वो पैसा है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाना चाहिए, ठीक है? मान लीजिए 10:10 पे आपने ट्रांजैक्शन दी, 10:30 वाले बैच में वो बेनिफिशियरी बैंक के पास पैसा पहुंच गया। अब वहाँ वो अकाउंट था फ्रीज, तो मैक्सिमम 12:30 बजे तक वो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाना चाहिए। नाउ ये समझ लेते हैं कि पेनल्टी और कॉम्पनसेशन क्या इस केस में भी है, जैसे आरटीजीएस के केस में भी कॉम्पनसेशन था अगर टाइमली सेटल नहीं होता है, इसके केस में भी कॉम्पनसेशन है। वो कितना कॉम्पनसेशन है? वो है आपका एलएएफ रेपो रेट प्लस में 2%। एलएएफ क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो रेट, ठीक है? रेपो रेट इज रीपर्चेज अग्रीमेंट, ठीक है? इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं, आने वाले क्लासेस में। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, अभी एलएएफ रेपो रेट चल रहा है 4.40, ठीक है? प्लस में आपका 2%, ठीक है? मतलब 6.40 हो गया। 6.40 उस पीरियड के लिए जितना डिले हुआ है बैंक को आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। नाउ इसमें क्रेडिट आरटीजीएस की तरह ही क्या अकाउंट नंबर के बेसिस पे ही दिया जाता है, किसी और तरीके से भी दिया जाता है? नहीं, इसके अंदर भी जो आपका क्रेडिट है वो अकाउंट नंबर के बेसिस पर ही दिया जाता है। तो इसलिए आपको अटमोस्ट केयर रखना है जब भी आप कोई एनईएफटी की ट्रांजैक्शन भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं या फिर ऐड करें बेनिफिशियरी अपने नेफ्ट वो अपने नेट बैंकिंग में, तो आपको ध्यान रखना है कि अकाउंट नंबर जो है प्रॉपरली आपने करेक्टली आपने मेंशन किया हो, ठीक है? मान लीजिए आपने गीता को पैसा भेजना है, आपने फॉर्म भरा गीता, नेम ऑफ बेनिफिशियरी गीता, अकाउंट नंबर 1234567, ठीक है? आप और गीता का एक्चुअल में अकाउंट नंबर था 1234566,
राइट? तो अब आप लास्ट डिजिट तो आपकी चेंज हो गई, मान लीजिए वो सुभाष का अकाउंट था, तो जब आप भेजेंगे तो वो मैच नहीं करेंगे कि ये गीता और गीता का अकाउंट नंबर ही है, वो सुभाष के अकाउंट नंबर में सेटल हो जाएगा। ठीक है जी, अगर उस नंबर से अकाउंट नंबर सुभाष का है तो सुभाष में सेटल हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप अकाउंट नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, तो एकदम करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो पैसा कहीं और चला जाएगा, फिर आप परेशान उतरेंगे। अब जान लेते हैं आईएफएससी कोड क्या है। आईएफएससी कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, जो कि एक 11 डिजिट का कोड है, ठीक है। इसमें जो है पहले जो 4 डिजिट है वो रिप्रेजेंट करते हैं बैंक को, और जो आखिरी 6 डिजिट है वो रिप्रेजेंट करते हैं बैंक की पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ब्रांच को, ठीक है। और जो बीच में 5th डिजिट है वो बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा। जो 5th डिजिट है वो हमेशा ज़ीरो होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बैंक ऑफ बड़ौदा के जो आईएफएससी कोड है, मोस्टली मैंने देखा है उसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं लोग, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न उसी में है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो आपका आईएफएससी कोड है वो अल्फ़ाबेट में होता है, ठीक है। और जो 5th डिजिट है वो ज़ीरो होती है। तो जब आप अल्फ़ाबेट में लिख रहे हैं BARB 0 XYZ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लोग पूरा का पूरा उसको सोचते हैं अल्फ़ाबेट ही है, सारे अल्फ़ाबेट है 10, तो ये बीच वाला 5 वाला डिजिट भी अल्फ़ाबेट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो बीच वाला 5वां डिजिट है वो ज़ीरो ही रहेगा। आप उसको लिख देंगे ओ, तो वो पैसा कहीं जाएगा नहीं, आपकी ट्रांजैक्शन होएगी नहीं, आप फिर परेशान उतरेंगे। अब आपको किसी भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच का आईएफएससी कोड अगर जानना है, तो आपको यहाँ जो लिंक आपको हाईलाइटेड दिख रहा है उस पर आप जाइए, ये अपने ब्राउज़र में पेस्ट करिए, आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। नाउ लास्ट में हम देख लेते हैं एनईएफटी ट्रैकिंग। सेम ही सिस्टम है इसका भी ट्रैक करने का, जैसे कि आरटीजीएस में ट्रैकिंग होती है वैसे ही इसमें भी आपकी ट्रैकिंग होती है यूटीआर के थ्रू। यूटीआर क्या है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, जो मैं अपनी लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ जाननी है तो आप मेरे प्रीवियस सेशन में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। हम ये जो क्लास है आज की अब यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और आपको मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ नए क्लासेस में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।